बच्चियों के यतीम खाने पर अशरफ ने न सिर्फ उसका दरवाजा तोड़ा, बच्चियों को अगवा किया, सामूहिक बलात्कार किया। उम्मीदें लेकर के आई हूं कि मैं बेवा ना हूं। उनका मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप बेवा हो। मतलब विक्रम सिंह बेताल बन के टूटे थे 15 दिन पूरी तरीके से एनकाउंटर में मारा गया। यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में झांसी में उसको मारा। जी हाँ, आपको फ्री हैंड दिया, फ्री पुलिसिंग दी, तो आपने उसका इस्तेमाल किया। और अतीक अहमद और अशरफ जैसे जो घुटनों में आके गिर गए थे, भले ही मतलब परस्ती के लिए। बड़ा प्यारा बच्चा था, मैं इतना कहूंगा, बड़ा प्यारा मासूम बच्चा था। बेईमान मन से आई थी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अतीक तो फिर बाद में आखिर को अंत जो हुआ सुधरा तो नहीं। इसका मतलब वो बेगम प्लान करके भेजी गई थी कि डीजी विक्रम सिंह को काबू कर लो, नया आया है। रेपुटेशन आपकी बहुत जल्दी दूर दूर तक पहुंच जाती है। नौकरी के 33 साल होने के बाद ये मालूम पड़ जाता है कि आप मैनेज हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। खून कब पी जाए किसी को पता नहीं लगता था कि रास्ते में बताना, वरना यही समझोगे रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। चरम शरम उस वक्त बिल्कुल, हाँ, आगे बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। मौका दिया खिदमत का तो हम मायूस थोड़ी करेंगे। आप साइकोपैथ था, एक बुली था, एक शातिर दिमाग का माफिया था। अशरफ सिर्फ उसका एक फॉलोवर था। आपको कभी ये नहीं लगा कि जब आप कुर्सी से हटेंगे तो ये आपको निपटाएंगे, फिर हिसाब बराबर करेंगे पिछला? अतीक को सर नेताओं ने बड़ा बदमाश बनाया या पुलिस ने? ये भी बता दूं आपको, ऐसा नहीं कि कोई पुलिस वाला को ठान ले और छान ले ये अतीक बन जाए। नेताओं को बड़े लोगों पे, बड़ी मछलियों पे पॉलिटिक्स की हाथ डालते हैं तो कहते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस अफसर के लिए बहुत घातक होता है। बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। तो साथ मिल करके इन लोगों की जोड़ी चल गई। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह। 1974 बैच के आईपीएस हैं, मगर आईपीएस की भीड़ से अलग शख्सियत हैं। इसलिए नहीं कि विक्रम सिंह साहब संजीव चौहान को इंटरव्यू दे रहे हैं, बल्कि इसलिए कि विक्रम सिंह साहब पुलिसिंग जो करी है इन्होंने, वो जमीन की जुड़ी करी है। हवाई जहाज पे नहीं उड़ते हैं, ज्यादा सच बताते हैं, कड़वा बताते हैं, जो शायद पुलिस वालों को भी खलता हो, क्योंकि सच कड़वा होता है और जी मिचलाना लाजमी है। आज हम ऐसे विक्रम सिंह साहब से बात करेंगे कि आखिर अतीक अहमद की वो बेगम जिसकी तलाश में यूपी पुलिस एसटीएफ पूरी पड़ी है 2-2.5 साल से, अतीक मारा जा चुका है। अतीक जैसे माफिया की बेगम जिसके पीछे पूरी पुलिस पड़ी हो, इनाम हो उस पे, वो ना मिल रही हो, ऐसे विक्रम सिंह साहब कब, कैसे, कहां, क्यों, कितने वक्त तक इसी अतीक अहमद की बीबी बेगम से मिले थे? खुद जाके नहीं, वो चल के आई थी डॉक्टर विक्रम सिंह की डेयरी पर। शायद ये चीज आपको पहली बार मैं बता रहा हूं, अगर कहीं हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो कोई बात नहीं, लेकिन विक्रम सिंह साहब जो कुछ आज बताएंगे, मुझे सर पूरी उम्मीद है कि बहुत गहरा सच बताएंगे। कि जिस अतीक के मारे जाने पे दुनिया हिल गई थी, हिंदुस्तान की, यूपी की राजनीति में कोहराम आ गया था, वो छोटा बच्चा जो संग में लेके एक लेडी बुरके में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में पहुंची, क्या था वो? हम कुछ बहुत बता चुके हैं, आप बताओ पूरी कहानी सर, कोई छूटने ना पाए। नमस्कार संजीव जी, बड़ी कृपा की कि आज आप पधारे। जी हाँ, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं पुलिस महानिदेशक हुआ, आने के कुछ ही दिन के अंदर तत्कालीन इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में, बच्चियों के यतीम खाने पर अशरफ ने न सिर्फ उसका दरवाजा तोड़ा, बच्चियों को अगवा किया, सामूहिक बलात्कार किया। अशरफ अतीक अहमद का छोटा भाई, हाँ, जो मारा गया था, और नाम दोनों भाइयों का आ रहा था, अतीक अशरफ दोनों। हाँ, और मुझे आए हुए शायद मुश्किल से 10-15 दिन ही हुए होंगे डीजीपी का पद लिए हुए सीआई सर से। डीजीपी यूपी? जी हाँ, पुलिस महानिदेशक। जी हाँ। किस सन की बात है सर ये 2007 की बात है। आप पुलिस महानिदेशक बने थे? जी हाँ, जी हाँ। सीआईएसएफ से आए थे? जी हाँ, जी हाँ। सीआईएसएफ से आकर के मुश्किल से ये सितंबर या अक्टूबर 2007 की बात होगी, बने हुए 10-15 ही दिन रहे होंगे। और आप पुलिस मुख्यालय में बैठे? पुलिस मुख्यालय में बैठा था, लखनऊ। उनका तुरंत इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई कीजिए कि ये भूल जाए, इनको ये गलतफहमी न हो कि अब मैं डीजीपी हूं, इनको एहसास हो जाना चाहिए। विक्रम सिंह अब पुलिस महानिदेशक हैं, सूबे के पुलिस चीफ हैं,
और अतीक अशरफ भूल जाएं, ये भूल जाएं बदमाशी कि चलेगी। अब इनकी कोई गुंडागर्दी इनकी या किसी और की चलेगी। ये कान खोल के सब सुन लें। ये सर मन बना के आप पुलिस का महानिदेशक जी हाँ, जी हाँ, जी बने हाँ, मन थे? बना करके। ये हमने पहले ही बता दिया था कि मैं चाहे 24 घंटे के लिए रहूं या 22 घंटे के लिए या ना रहूं, लेकिन काम वही होगा कि जो इतिहास रच दो। क्योंकि आज अब जितने भी हमारे तर्कस में तीर हैं, एनएसए, गैंगस्टर एक्ट, बुलडोजर, गिरफ्तारी, कुटाई और जो कुछ भी हो सकता, भले ही हमारे अत्याचार की शिकायत क्यों ना कर दी जाए, आज वो सब करके दिखा देना। अतीक और अशरफ जैसों पे सबके ऊपर जो बदमाश थे। जो भी बदमाश थे उनके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। जब कार्रवाई शुरू हो गई, इनको विश्वास नहीं था कि इतने जल्दी इनके साथ इनका हिसाब हो जाएगा, और जब हिसाब कुर्की अटैचमेंट सब शुरू हो गया तो ये सब भूमिगत हो गया। अशरफ और अतीक, अतीक हाँ, अतीक तो शायद जेल में था, अशरफी था, लेकिन जो भी थे इनके सब पूरा गैंग भूमिगत होने के, और बहुत कम लोग दस्तयाब हुए पुलिस के। मतलब विक्रम सिंह बेताल बन के टूटे थे 15 दिन पूरी के अंदर ही। तरीके से, पूरी तरीके से। अब ये बिल्कुल जब विक्षिप्त हो गए तो अतीक ने अपनी बेगम को भेजा, और बच्चे के साथ, जो इतना बड़ा मासूम सा बच्चा था, शायद बाद में असद नाम था उसका, और बाद में असद नाम था, हाँ, और अभी इनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में झांसी में उसको जी मारा हाँ। है। अब वो ये जब बच्चा दोनों था आते हैं तो वापस। अब वो बाहिजाब आई। उन्होंने कहा कि साहब, वो अतीक साहब की बेगम साहब आई हैं। तो हमने कहा, मैं दफ्तर में था, बिल्कुल ले आई। खड़े होकर के मैंने उनका इस्तेमाल किया। वही बेगम अतीक की जो फरार चल रही हाँ, है। जो फर्क थे, तो खड़े होकर के, क्योंकि बेगम थी, हमारी उसी को दुश्मनी तो थी नहीं। जैसे लेडीज़ की वो न होती, जो भी लेडी होती तो उनसे खड़े होकर के ही उनका अभिवादन करके, उनको कुर्सी दे करके पानी, चाय, और पूछे बताइए कैसे आपने कष्ट किया आने का। और वो असद बच्चा साथ में असद था। बच्चा साथ था, उसको भी बगल में बैठा है। उनका देखिए, थोड़ा देर। आप हमारे भाई की तरह हैं, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर के आई हूँ कि मैं बेवा ना हूँ। उनका, मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप बेवा हों, लेकिन इसका फैसला आपके शौहर को करना होगा कि वो आपको बेवा करवाएगा नहीं करवाएगा। मेरा सीधा सा एक सवाल है कि इस तरीके की हरकत हो रही है, मेरी जाति किसी से रंजिश नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं, और फिर मैं हिसाब करता हूँ सवाया करके। ये भी आप, फिर हमने बच्चे का, बेटा तुम जरा बाहर बैठ जाओ। जो असद था बच्चा असद साथ था में, बच्चा, अतीक बेटा, का हाँ, क्योंकि जब बातें थोड़ी ऐसी होगी, तुम बेटा एग्रेसिव मामला हो गया थोड़ा। एग्रेसिव नहीं, जो हमने कहा किसी के खुल वालिद के खुल के आप बता रहे हैं, तो वो ऐसी नहीं थी कि वहीं का बेटा तुम मेरा, क्योंकि डीजी ऑफिस बहुत बड़ा है, हमने कहा तुम सामने के सोफे बैठ जाए जहाँ तक उनकी हमारी आवाज़ न जाए। जी। उनका तुम वहाँ बैठो बेटा। अब आप मतलब डॉक्टर विक्रम सिंह डीजी यूपी और बेगम अतीक बेगम की आमने सामने बैठे हैं, और बच्चे को, बेटा तुम सोफे बैठो, वहाँ पर देखो कुछ ऐसी मैगजीन है, उनको पढ़ो। और मैं अंदर गया, अंदर जा करके कुछ चॉकलेट और बच्चों का एक दो छोटा खिलौना, उनके बेटा तुम चॉकलेट खाओ, ये खिलौने से खेलो, जब तक हम कुछ ज़रूरी बातें तुम्हारी वालदा से। आपने असद को चॉकलेट और ये सब हाँ, ऑफर वो किए। मैंने वो वही असद फिर बदमाश बना औसत बना। और एसटीएफ के साथ झांसी में मारा गया। जी जी जी, बड़ा प्यारा बच्चा था, मैं इतना कहूँगा, बड़ा प्यारा मासूम बच्चा था। लेकिन परवरिश गंदी परवरिश थी। उसकी गलत थी, माहौल गलत था, और फिर जो हुआ भगवान न करे किसी के साथ हो। लेकिन जब आपने बोया पेड़ बबूल का, तो आम तो उसमें नहीं होगा। तो ये हमने उसे भी कहा था कि बेगम साहब इस बात का ख्याल रखें, ज़ाती दुश्मनी विक्रम सिंह की पुलिस की किसी से नहीं है, लेकिन एक बात सब कान खोल के सुन लें, ज़माना बदल चुका है। अब जो अगर आप करेंगे तो आप फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये अपने शौहर को बता दीजिएगा, अपने गिरोह को बता दीजिएगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बच्चे की परवरिश अच्छी करेंगी। इस बच्चे को आप इंजीनियर, डॉक्टर या लॉयर बनाएंगी, जिससे कि आगे चल के ये आपका नाम रोशन करे, अपने वालिद का नाम रोशन करे। मतलब आपको चिंता सिर्फ उनकी बेगम की ही नहीं बल्कि उस बच्चे असद की भी थी जी, कि इसकी परवरिश अच्छी इसकी हो परवरिश अच्छी हो, सब लोग हो, ये रास्ता बदल दें, ये गुंडा मवालियों से बच सके अपने बाप बच्चा। और चाचा से। जी जी जी, तो इतनी बात हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई। और फिर जैसे रुखसत होते हैं, कोई लेडी अगर आती हैं, और ख़ासकर अगर ये किसी एमएलए एमपी की अगर बीवी आएंगी, तो और कोई भी, हमारे तो अगर कांस्टेबल की पत्नी भी आएगी, कांस्टेबल की माँ आएगी, तो उसको भी मैं खड़े होकर के अभिवादन करता हूँ, और अगर जाएगी तो खड़े होकर के उसको नमस्कार करता हूँ। तो इनको भी खड़े होकर के मैंने आदाब किया और कहा कि शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी की, आप तशरीफ़ लाएं बेगम साहब, लेकिन मैंने जो आपको बड़ा आसान और मुफीद मशवरा दिया है, उस पर गौर कीजिएगा, अमल कीजिएगा, आपका फ़ायदा होगा। तो अतीक अहमद की बीवी आपके इस सबके उसमें क्या response? उन्होंने कहा, नहीं नहीं भाई साहब ही कह रहे थे, भाई साहब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपने जो वाकई बड़ी माकूल बात फरमाई है, मैं उस पर अमल करवाने की कोशिश करूँगा। हमने कहा बेगम साहिबा कोशिश न कराइएगा, करा लीजिएगा, ये सबके हक़ में है।
मतलब उसको, अतीक की बीवी को ये लग रहा था कि आपसे मिलके अतीक की जिंदगी बच सकती है। बच सकती है, बिल्कुल। हमने कहा लेकिन उसके लिए यही है कि अपना रास्ता बदल दे। लेकिन वो बेईमान मन से आई थी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। क्योंकि अतीक तो फिर बाद में आखिर को अंत जो हुआ सुधरा तो नहीं। इसका मतलब वो बेगम प्लान करके भेजी गई थी कि डीजी विक्रम सिंह को काबू कर लो, नया नया आया, ऐसा ना उड़ा दे। ऐसा ना उड़ा दे। दूसरा, जहनियत बदलने के लिए, एक रहम का गोशा लेने के लिए, या अगले को तौलने के लिए, कई चीजें हो सकती हैं। वो भी पुलिस वाले की औलाद है। हाँ, पुलिस, उसके फादर कांस्टेबल, कांस्टेबल है, पुलिस में। तो कांस्टेबल हो चाहे डीजीपी हो, माइंड की वायरिंग तो एक जैसी होती है सबकी, पुलिस वालों की माइंड की वायरिंग तो एक जैसी होती है। तो उसको प्रोग्राम, ये भी हो सकता है, मैं इसको डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं, कि जाके डीजी को पता लगाओ कि उसके जहन में है क्या, चाहता क्या है। एनकाउंटर मैं वही कह रहा हूं कि अतीक ने, अशरफ ने तय प्लान के तहत, और अतीक के ससुर ने, जो पुलिस का कांस्टेबल रहा है, एक दिमाग बढ़ाया हो कि इस विक्रम सिंह को, जो अब ईंट से ईंट बजाने की सोच रहा है, 15 दिन के अंदर आते ही डीजीपी बनते ही, इसका जरा भाव लो कि हमारे को लेके क्या, हम जिंदा बचेंगे या मारे गई। तो वो मैनेज करने भी आ सकती है ना सर। मैनेज करने आपके शक नहीं आया? क्योंकि ये शक यूं नहीं है, क्योंकि रेपुटेशन आपकी बहुत जल्दी दूर दूर तक पहुंच जाती है। नौकरी के 33 साल होने के बाद ये मालूम पड़ जाता है कि आप मैनेज हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये किसी को पता लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, अपराधी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी। और वो पुलिस और अपराधी, अपराधी कर देता है तब पुलिस को पता लगता है, चांस ऐसे ज्यादा रहते हैं, फिर निपटती है पुलिस। ठीक है, लेकिन सर मास्टरमाइंड तो होता है क्रिमिनल। तुम डाल डाल हम पात पात वाली जो कहावतें हैं, वो पुलिस और बदमाश पे ही चलती हैं, ज्यादा लागू होती हैं। बिल्कुल। ऐसे में सर, अतीक की जब बीबी आई आप तक, ऐसे लिए भेजी मिलने के लिए, भाई आप तो पुलिस महानिदेशक हैं, आपसे कोई मिलने आ सकता है, लेकिन अतीक की पत्नी का आना आपके दिमाग में क्या कौंध आया? नहीं, कौंधने की कोई बात जब तक आमना सामना नहीं हुआ। रूटीन की बात। कोई, मेरी नजर में इज्जत सबके लिए है, लेकिन स्पेशल स्टेटस किसी के लिए नहीं। क्या आपको अंदाजा था सर कि जिस तरीके से आप 15 दिन में कोहराम बरपा दिया था प्रयागराज, इलाहाबाद में, अतीक और अशरफ के घरों पे, कि कोई ना कोई आएगा इस मुद्रा में आपके पास? ना, मुझे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल 1% भी उम्मीद नहीं थी। इतना कुछ होने के बाद कोई घर से कोई आएगा, और यही सोचे समझे कोई पुरुष नहीं आया, एक बच्चे को और अपनी बेगम को भेजा, तो आदमी तो वैसे ही मतलब थोड़ा। तो सर, तो ये तो क्लियर है फिर तो, एक बहुत मतलब तरीके से प्लानिंग के तहत, कि डीजीपी विक्रम सिंह को अगर डाउन करना है मानसिक तौर पे, तो बच्चा भी संग ले जाओ छोटा सा, और बीवी भेजो, एक तरफ औरत, एक तरफ मासूम बच्चा। तो आप तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते हैं, आप शांत हो जाएंगे। पीछे अतीक अहमद और अशरफ जैसे मास्टरमाइंड क्रिमिनल, कि आप सब कुछ आप कर ले। अगर अतीक आते तो शायद क्या होता ये वो भी जानते हैं, अशरफ आते तो क्या होता वो भी जानते हैं। लेकिन जब घर की बेगम को भेजा, बच्चों को भेजा है, तो भाई कुछ नहीं, भाई चाय भी पीजिए, खिलौने भी ले जाइए, एक चॉकलेट भी ले जाइए। लेकिन सर, जो बात मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके जहन में नहीं आया कि भैया क्रिमिनल है, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जो पॉलिटिक्स में भी हिसाब रखता है, बराबर अपना पांव गड़ाए रखता है, या चढ़ने के लिए तैयार है, वो आदमी सर, उसकी बीवी आई है, कहीं तो एक पुलिस का दिमाग, कहीं पुलिस का दिमाग, हमारा दिमाग बड़ा ठस इस मामले में, गुरखा की तरह। आप अपने को दुरुस्त रखिए, वरना मैं निपटा दूंगा बड़े कायदे से आपको। ये सब जानते थे कि निपटा दूंगा मैं बड़े कायदे से। डीजी ऑफिस में मेरी रेपुटेशन वही थी, विक्रम बेताल की कब कहां पहुंच जाए, किसका खून कब पी जाए, किसी को पता नहीं रखता था। तो ये रेपुटेशन सिर्फ वहां डीजी ऑफिस ही तक नहीं थी, ये पूरे प्रदेश में पहुंच गई थी कि रास्ते में बताना, वरना यही समझोगे रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। तो उसी के चलते हमने कहा प्लानिंग करना है, तुम करो प्लानिंग, हम प्लानिंग तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, यूपी पुलिस को क्या करना है, ये मुझे मालूम था, और मुझे पूरा फ्री हैंड था कि जो चाहो कर लो। ये भी मैं बता दूं, हाईएस्ट लेवल से मुझे फ्री हैंड था, जो चाहो कर लो, अगर कानून व्यवस्था के हित में है। हाँ, तो आपको अगर सरकार ने, हुकूमत ने, उत्तर प्रदेश की उस जमाने की मायावती की सरकार रही थी, बसपा की, अगर मैं गलत नहीं, मुख्यमंत्री वो थी, उन्होंने आपको फ्री हैंड दिया, फ्री पुलिस दी, पुलिसिंग दी, तो आपने उसका इस्तेमाल किया। और अतीक अहमद और अशरफ जैसे जो घुटनों में आके गिर गए थे, भले ही मतलब परस्ती के लिए, लेकिन उस वक्त वो चढ़म शड़म उस वक्त बिल्कुल, हाँ, आगे बिल्कुल सरेंडर कर दिया था उन्होंने। मतलब विक्रम सिंह के बारे में लगने लगा था कि ये
हमारी अकाल मौत के कारण बन सकते हैं। बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। अतीक और अगर अशरफ आपने की। मौका दिया खिदमत का तो हम मायूस थोड़ी करेंगे आपको। बाद में सर बहुत साल बाद, अब जब आप रिटायर हो गए और वो एनकाउंटर हुआ, जो मतलब अटैक हुआ उस पे, रात को मारे गए वो दोनों तो भाई। हिस्ट्री की बात है, लेकिन जब जहां सेवा का मौका दिया, एएसपी से लेके डीजीपी तक, मैंने मायूस नहीं किया कभी किसी को। आपको सर इस दोनों भाइयों में क्या अलग कुछ नजर आता था क्रिमिनल से? क्योंकि आपका सर जीवन पूरा क्रिमिनल से हमने सामना करने में, दोनों आपने भाई कौन पुलिस को भोगा नहीं है, आपने पुलिस को जिया है। हम्म। क्रिमिनल को भी आपने भोगा नहीं है, वसूली नहीं कराई थी, अपनी नौकरी में आपने क्रिमिनल को निपटाया है। ऐसे में सर अतीक और अशरफ, ये दोनों भाई क्या थे? अरे कोई मुकाबला नहीं है। अतीक एक साइकोपैथ था, एक बुली था, एक शातिर दिमाग का माफिया था। अशरफ सिर्फ उसका एक फॉलोवर था, प्यादा। सिर्फ प्यादा था, सिर्फ इसका एक बहुत ही वफादार एसोसिएट, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बिना अतीक के अशरफ की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई उसका वजूद भी नहीं था। अगर आप नंबर देना चाहें तो 100 में 90 नंबर अतीक के, 100 में 30 नंबर, 5 नंबर भी नहीं अशरफ के। वो तो चूंकि साथ मिल गया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो साथ मिल करके इन लोगों की जोड़ी चल गई। वरना इसको वही कहते हैं कि अतीक जो था वो एक जेट प्लेन था और अशरफ एक टू व्हीलर था। दोनों भाइयों का कहीं से कहीं तक अपराध की दुनिया में जोड़ नहीं था, लेकिन ये स्टेपनी की तरह पीछे हर जगह लगा रहता था। ये कहना रिश्ते का पूरा लाभ उठाया, विश्वास पात्र था, विश्वास पात्र होने के साथ साथ फर्मा बरदार, जो हुक्म दिया जाता था उसको पूरा करता था। अशरफ की, अतीक की बीबी जब आपसे मिलने आई पुलिस मुख्यालय में, तो सर उसके जो शब्द थे, उसकी भाषा थी, उसकी फिजिक जो थी, उसमें सर कहीं बेईमानी ना थी? ना, मैं आज ही बता दूं, रिस्पेक्टेबिलिटी थी, बेईमानी मुझे दिखाई नहीं पड़ी कहीं। अगर जरा सा भी ऐसी कोई बात होती तो मैं मिलता नहीं, फिर मैं 5 सेकंड में ही कह देता, बेगम साहब आप A to DGP के पास जाइए, मेरे पास वक्त कम है। लेकिन वो 1 घंटे आपसे मिली हैं? 1 घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ आधे घंटे। आधे घंटे में सर बहुत सारी बातें हुई होंगी जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ। आप दोनों के बीच की बातें आज बाहर आ रही हैं, तो कुछ और? बस ठीक है, उनका कि वक्त की हालात ऐसे थे, मजबूरी थी, उसको बदनाम बहुत किया गया। जैसे कि हर क्रिमिनल की पैरवी में जो आता है वो यही कहता है उनसे ज़्यादा शरीफ कोई हो नहीं सकता, वक्त के मारे हुए हैं, उन्होंने कभी जुल्म ज्यादती नहीं की है, उन्होंने गरीबों की मदद की है, उन्होंने इमदाद की है, यतीमों के यहाँ खाना पहुँचाया है और बेवाओं की खिदमत की है, और यतीम खाने को वो बहुत डोनेशन देते हैं। जितनी बातें लच्छेदार होती थी तो मैं सुनने का आदी था, तो मैं नहीं उठाया फाइल अपना करने का, कहा पहले अपनी पुराण पूरा कर लीजिए, अपनी गाथा, फिर मैं बात करता हूँ। आपने मतलब बहुत भाव नहीं दिया उसका भाव नहीं, जब वो उसके बारे में तारीफ के शब्द और अपनी सफाई दे रहे थे, हमने कहा ठीक है बात कीजिए, क्योंकि टाइम मेरे पास भी इतना वो नहीं है। नाकाबिले बर्दाश्त था। वो नाकाबिले बर्दाश्त था। हमने कहा क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है। और आप अतीक की क्राइम कुंडली लिए बैठे थे और अशरफ की? बिल्कुल लिए बैठा था, और वही मैंने कहा उसके बाद, बेगम साहब आपने बात कह ली, अब मेरी गुजारिश ये है कि इसके ऊपर हिस्ट्री शीट नंबर ये है, इतने मुकदमे हैं, इतने कत्ल, इतने जराइम, इतनी ज़बरदस्ती, इसने जो प्रॉपर्टी हथियाई हैं, और इसके बारे में क्या कहना है। उनका सब वो सब फर्जी, इनका सब फर्जी है, ये दर्जनों मुकदमे सब फर्जी हैं। अरे आप क्या बात कर रहे हैं बेगम साहब, इसकी जो दहशत इलाहाबाद में है उसका कोई, मैं तो चूंकि इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मुझे तो चप्पे चप्पे की जानकारी, मैं सब जानता हूँ। बल्कि वहाँ पे तो लोग ठसक ये देते हैं कि अगर कि भाई अतीक भाई को बुलाता हूँ फिर मैं देखता हूँ तुमको, वहाँ तो ये जलवा है अतीक का। ये सब नहीं चलने वाला बेगम साहब, अब तो से जलवादारी सब जल गई है, सब खत्म हो गया बिल्कुल। अतीक को सर नेताओं ने बड़ा बदमाश बनाया या पुलिस ने? दोनों ने। पुलिस तो अपने में तो कुछ नहीं कर सकती, जब नेताओं का सहयोग मिल जाता है तो 1 और 1 11 नहीं, 1011 हो जाते हैं, और उसमें नेता अपना हिस्सा ले लेते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है, फिर कुछ उनके हिस्से खाते में बट्टे में आ जाता है। ये भी बता दूं आपको, ऐसा नहीं कि कोई पुलिस वाला कोई ठान ले और छान ले ये अतीक बन जाए। भाई मैं भी तो गया था, मुझे एडवांटेज तो ये था कि मुझे फ्री हैंड था, मैं कोई वीक डीजीपी नहीं था, मुख्यमंत्री मायावती की तरफ से पूरा सपोर्ट था मुझको, और आखिर दिन तक लोग कहते हैं कि इतना पावरफुल डीजी आज तक नहीं आया है, जिसको चाह रौंदवा दिया, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, जो फैज़ाबाद वाले थे, कौन ये यादव जी, उनको जेल भेजना हो, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आजमगढ़ वाला था उसको जेल भेजना हो, सिटिंग रूलिंग पार्टी का एमएलए हो, मतलब हर वर्ग के हर स्तर के नेताओं को जेल भेजने का, अगर और ज़रूरत पड़ती तो और कोई भेजते। मित्र सेन यादव, हाँ
मित्र सेन यादव को जेल भेजा, आपने गिरफ्तार करा दिया। और रमाकांत यादव या उमाकांत यादव में से एक एमपी को, सिटिंग एमपी को, उनको जेल भेजा। एक एमएलए को जिसने औरैया में इंजीनियर को पीट पीट करके हत्या कर दी थी और सजा भी कराया उसको, न सिर्फ जेल भेजा बल्कि सजा भी करवाया। विक्रम सिंह साहब, आप पूर्व पुलिस महानिदेशक के हैसियत से बोल रहे हैं और रहे हैं, आप दबंग रहे हैं, जो अपनी मर्जी से आपने पुलिस को भोगने के बजाय पुलिस को जिया। इतने इतने बड़े नेताओं को, बड़े लोगों पे, बड़ी मछलियों पे पॉलिटिक्स की हाथ डालते हैं तो कहते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस अफसर के लिए बहुत घातक होता है। आपने इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा, आपको कभी ये नहीं लगा कि जब आप कुर्सी से हटेंगे तो ये आपको निपटाएंगे, फिर हिसाब बराबर करेंगे पिछला? एक तो हमने किसी प्रतिशोध पूर्वाग्रह से नहीं किया, जो मेरा कर्तव्य था उसके निर्वहन में किया। नहीं करता तो मुझे पाप बोध होता। मुझे आज बड़ी चैन की नींद आती है। और आदमी कितना, जिसको कहते हैं ना कि क्षत्रिय के लड़के को वैसे भी बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब वो युद्ध में कभी गया नहीं है। तो जो मेरा फर्ज है उसको मैं न करूं तो वो मरने से ज्यादा बदतर है। मेरे सामने अगर गैंग रेप हो रहा है, मेरे सामने कोई बाहुबली जा रहा है, उसको बिना प्रसाद दिए चला जाएगा? वो उसको प्रसाद मिलना ही है और प्रसाद लेके जाएगा। मेरे लिए मर जाना ज्यादा श्रेष्ठ करूंगा बनस्पति इसके कि मैं डीजीपी रहूं और मेरे सामने किसी का कदाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, व्याभिचार चलता रहे। आप सर पुलिस महानिदेशक रहे करीब 2-2.5 साल। 2.5 साल। उस दौरान कोई ऐसी घटना जो आपको जीवन भर कचोटेगी, कि आप बड़े पद पे थे और वो घटना हो गई, उसने आपको एक इंसान होने के नाते, एक डीजी होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते पिन किया बार बार? नहीं, ऐसा मैंने किसी को मौका नहीं दिया, जबकि बड़े ऊंचे स्तर के लोगों ने कहा था कि इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया जाए। इनका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। मतलब आपके पास सिफारिश आई थी किसी के लिए? किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए कि इनको आउट ऑफ टर्न बना दो पुलिस में। हाँ। आप डीजी थे? मैं डीजी था। मुमताज अहमद हमारे बड़े सत्यनिष्ठ एडीजी कार्मिक थे। उनका सर वो इलीगल हो जाएगा, वो हो नहीं सकता है, कानूनन नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कानून नहीं हो सकता है तो नहीं होगा। उनका सर सोच लीजिए सर, बड़े रिसोर्सफुल लोग हैं। हमने कहा कुछ भी हो ये होगा नहीं। आप नाम मत खोलिए। नहीं, ना भी नहीं, उसको छोड़ दो। वो किस स्तर के लोग थे? वो जिसकी तरह, लेकिन बड़े रिसोर्सफुल लोग थे। आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, बहुत ही पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड। हो सकता है रिश्तेदार भी हों, पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड लोगों के साथ साथ, लेकिन वो नहीं होना तो नहीं होना है। दूसरी चीज, जब ठोकिया ददुआ का इनकाउंटर हुआ, अब जिस बात को मैं चित्रकूट में, तो उसके बाद मुख्यमंत्री महोदया इतनी खुश हो गई, मायावती जी, तो उन्होंने कहा ये बताओ कि तुम लोग पुलिस कमिश्नर पुलिस में बहुत करते हो, अब आज तुम देखोगे ये भी कम लोग जानते हैं इस चीज को, आप बताइए ना। तो चौहान से बात कर रहे हैं, सब बताओ सर, दिल में जो कुछ है। नहीं, दिल से उन्होंने कहा कि जितने तुम पुलिस कमिश्नर आज उत्तर प्रदेश में चाहो उसका प्रस्ताव लेके आओ, कल मैं कर दूंगी। वो मतलब मायावती ददुआ ठोकने के बाद इतनी प्रसन्न थी पुलिस से और मुझसे कि उन्होंने अलंकरण समारोह कराया। लेकिन ये तो बाद में हुआ अलंकरण समारोह। जो भी पूरी टीम थी, सबको एक एक प्लॉट दिया गया, सबको एक एक हथियार दिया गया। अब भगवान जाने किसी को, मैंने तो ना हथियार लिया ना प्लॉट लिया, लेकिन कुछ लोगों को प्लॉट मिले। यूपी में जहां चाहो एक प्लॉट ले लो। मैंने नहीं लिया कोई प्लॉट, ना कोई हथियार। ददुआ को मारने वाले टीम को, जिसमें आनंद देव वगैरह तमाम लोग थे। आनंद देव तिवारी। लेकिन ये तो 4-5 दिन बाद अलंकरण समारोह हुआ पुलिस बल का। लेकिन उसके पहले ये उनका कि तुम जितने, तो मैं भी बड़ा खुश, तुरंत आया। शाम का टाइम था, दफ्तर से हमने कहा भाई तुरंत बना लो भाई, कि जितने उनका सब जोन हेडक्वार्टर से क्या 18 जगहों का तुम प्रस्ताव दो, जब मिल रहा है तो पूरा लो। और कमिश्नर सिस्टम पुलिस कमिश्नर लागू करने के 18 जिलों के, जो सबसे बड़े 18 जिले उत्तर प्रदेश के, उसको प्रपोजल को बनवाया, उसको दिया। उनका ये हम आदेश का। और जब मायावती जी ऐसी कोई मुख्यमंत्री अगर कह दे तो मान के चलिए कि वो फिर करने के मूड में ही होती, तभी करती हैं। हाँ, मतलब उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं रहता था। लेकिन इस पे शायद कदाचित वो कुछ दिन बाद उनको ऐसा वर्गला दिया गया, उनका मन परिवर्तन करा दिया गया। टंगड़ी मारना इसको कहते हैं। ऐसी टंगड़ी मारे कि साहब वो फिर एक लॉबी नाराज हो जाएगी और आपको काम दोनों से लेना है। आईपीएस ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अगर दूसरी लॉबी नाराज हो गई, आईएएस लॉबी, तो आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा, फिर आपको फेल कर देंगे। और वो 18 जिलों के कमिश्नर सिस्टम लागू होने की फाइलें गड्ढे में चली गई। वो फिर गड्ढे में चली। जबकि आप और मायावती साहब बिल्कुल रेडी थे। मायावती मुझे तो एक वरदान दिया, मैंने तो कहा नहीं था कि हमें दीजिए। तो मायावती का ऑफर था। वो तो उनका ऑफर था कि बना के तुम ले आओ हमको 3 दिन में। जब आपको ये पता लगा कि एक आईएएस लॉबी जो है
वो कमिश्नर सिस्टम 18 जिलों में लगाने में दाएं बाएं हो रही, क्योंकि उसकी पावर कम हो रही है, डीएम की पावर चली जा रही है पुलिस के पास। जी हाँ, जी हाँ। तो आपने मायावती जी को ये कहा कि मैडम इस तरीके से कहीं देखिए चल रहा है, कोशिश की, बताया उन्होंने? नहीं, मैंने बताया और एक बार नहीं 2-3 बार बताया, लेकिन मैं समझ गया कि उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया है, इतना उनको वर्गला दिया है कि अब शायद ये कदाचित ये हो नहीं पाएगा। तो इस बात का मुझे है कि क्या हमारी लॉबी अगर चाहती तो कुछ तो प्रश्न बनवा सकती थी, लेकिन वो हुआ नहीं। हालांकि उन्होंने बाद में अलंकरण समारोह किया, प्लॉट दिए, कि वो बड़ी छोटी चीज़ थी। विभाग का अगर ये भला नहीं हो पाया, तो हालांकि उसके बाद उन्होंने एक और काम किया कि जेल का प्रशासन आईपी पुलिस को दे दिया, वो भी ठीक हुआ, लेकिन पुलिस कमिश्नर नहीं दिया उन्होंने। आपने सर जब ददुआ की बात की है, ददुआ या ठोकिया कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, चूंकि आप आईजी एसटीएफ रह चुके हैं, चित्रकूट में एनकाउंटर हुआ जब इनमें से कोई एक मारा गया था, ददुआ मारा गया था, और वो लीडर था। वापस हो रही थी डेड बॉडी लेके ददुआ की डेड बॉडी लेकर के आ रही थी, शाम का टाइम था, मैं घटनास्थल पे गया था, मुझे वापस आना था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लखनऊ, गृह सचिव के साथ, जगन्नाथ चेंबर के साथ। और जब मैं आ रहा था तो मैंने पहले ही कहा कि तुम लोग जल्दी से यहाँ निकल लो, अब अंधेरा होने वाला है, अंधेरे से पहले तुम सब लाश वाश ले करके तुम चले जाओ, ज़्यादा फोटो सेलिब्रेशन के चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि एक अंग्रेजी का शब्द मैंने यूज़ किया, बाद में लोगों ने कहा आपने ये भी कहा था कि दे कैन बी रिप्राइजल्स, पलट के हमला होगा। ये आपने एसटीएफ की टीम को अपनी बताया? हमने बता दिया था कि जल्दी करो, जल्दी करो, लेकर निकल जाओ, ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए वहाँ पे, क्योंकि एक ही रास्ता है और एक ही जगह रास्ता अगर पहाड़ का है तो एम्बुश बहुत आसान होगा। खैर मैं चला आया हेलीकॉप्टर से, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये मालूम पड़ा दुर्भाग्य से ये पहला अटैक एसटीएफ के ऊपर हुआ, और एसटीएफ कर्मचारी जो वीर थे, योद्धा थे, वो शहीद हुए, और ठोकिया ने किया। ये बात दूसरी कि एसटीएफ ने ददुआ का साथी नंबर 2 बाद में वो सर कैसे क्या था, एम्बुश किया था, क्योंकि वो टीम रुक गई थी, वो टीम सेलिब्रेटरी मूड में थी, उत्साह में ज़्यादा उत्साह दिखाया, और बावजूद हमारे निर्देश के वो बाहर निकल नहीं पाए। तो अब सारी गलती मतलब ददुआ को मारने के बाद खुशी, अति उत्साह जो था वो यूपी एसटीएफ के जवानों के लिए वो घातक हो गया, बदनामी का कारण बन गया। हाँ, घातक और बदनामी सबका एक जैसे एक कलंक एक लग गया, कि जो कि बहुत अच्छा एक काम हुआ उसके ऊपर एक काला टीका लग गया, तुरंत मिट्टी। हाँ बिल्कुल। कितने जवान सर कमांडो मारे गए थे एसटीएफ? मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ज्यादा संख्या थी, मैं समझता हूँ कम से कम 3 तो रहे ही कम से। कैसे सर, क्या मतलब मोड़ पे फंस गए क्या? एम्बुश तो एम्बुश होता है, एक ही रास्ता है, आपको मालूम है कहाँ गाड़ी स्लो होगी, और ये अगर शातिर दिमाग के जिनको टेरेन एक इंच मालूम है, तो वो कहीं एक जगह जाकर के अपना ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ ये रोक लेते हैं। ददुआ के साथ ही, ददुआ तो मारा गया, लाश थी आपके पास, ठोकिया तो था ही, ठोकिया ज्यादा शातिर था, तो पहले एम्बुश लगाएगा, जिससे कि मतलब 1-2 शॉट फायर करेगा, जिससे कि आदमी छिन्न भिन्न होने लगे, और जब गाड़ियों से उतरने लगे, भागने लगे, तब फिर ऑटोमेटिक फायर वाले सबको भून डालेंगे एक एक करके। यही हुआ उस टाइम। ठोकिया बाद में ठोक दिया आपने? ठोकिया बाद में मार दिया, बिल्कुल ठोक दिया गया, मारा वो भी गया, लेकिन हमारे जो जवान मारे गए एसटीएफ के, वो अवॉइडेबल था, नहीं होना चाहिए था, उससे बड़ी पीड़ा आज भी मुझको है, और वो दर्द कभी जाएगा नहीं, वो अवॉइडेबल था। लेकिन अब उत्साह की बात थी, बच्चे नहीं गए, अब मैं क्या कहूं उसको। और कोई किस्सा सर पुलिस महकमे का कोई ऐसा जो आप अपने साधु बनने की बताइए? चलिए छोड़िए, बाबा जी हो गए थे, आज डॉक्टर विक्रम सिंह से जिनसे बात कर रहे हैं, संजीव चौहान, वो विक्रम सिंह 12th के बाद बाबा जी हो गए थे। पिताजी चाहते थे या माँ कोई कि बेटा आईपीएस बने, और इन दोनों में कोई एक भी ऐसा भी था जो चाहता था आईपीएस ना बने? बस वो किस्सा सुना दीजिए। अरे वो नितांत व्यक्तिगत बातें हैं। हाँ, वो व्यक्तिगत बातें, अब सर क्या बचा, ये सब तो आपने बता दिया है। लेकिन दर्जा 12 के बाद जब आदमी को थोड़ा होश आता है, जब सोचता है कि जीवन लक्ष्य क्या हो, जीवन है क्या, हम कहाँ से आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, और हम कहाँ जाएंगे मृत्यु के उपरांत, और अगर डीजी बन गए या गवर्नर बन गए, राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद क्या, अंततः गत्वा तो वही 2 मुट्ठी राख बचेगी। और अगर जीवन का यही ध्येय है कि जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है तो क्या, और जीवन के बाद अगर जीवन है तो ये क्या। तो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए मैं रामकृष्ण मिशन मुट्ठीगंज गया, वहाँ के बड़े महाराज जी से मिला। कितनी उम्र थी, किस साल की बात है? सन 67, अरे बहुत पुरानी बात है, सन 67, 10+2 जब कर रहा था तब की बात है ये। बाबा जी बन गए तो उन्होंने, महाराज जी ने कुछ पुस्तकें दी हमें, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, और उसमें तब जो उन्होंने कहा था स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, सन्यासी वो है जो भीतर से मर चुका है, जिसकी कोई अपेक्षाएं नहीं है, जो जीवन से संसार से कोई मांगता नहीं है, और जो बिल्कुल एक तरीके से अंतर तृप्ति जब आती है तो वो सन्यास है। तो कैसे प्राप्त किया जाए?
एकांत सेवन करे, ध्यान करे। ध्यानम शरणम गच्छामि। तो ध्यान कैसे करें? संसार में रह करके भी, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा प्रतिभा होनी चाहिए। दाढ़ी वाले बाबा जी संत बने थे, हाँ। दाढ़ी उड़ी छोड़ दी थी। उसके बाद ये तो फिर आप अपने घर परिवार सबको छोड़ दीजिए, सुख सुविधा छोड़ दीजिए, और आप जाकर कहीं एकांत में जहाँ कोई आपको जानता ना हो। तो अयोध्या में अमावा मंदिर एक स्थान है, मैं वहाँ पर गया। अमावा मंदिर में एक सन्यासी थे, उनके शरण में मैं रहा, और वहाँ पे जाके बड़ी कठिन लाइफस्टाइल थी, बड़ा जीवन शैली बड़ी क्लिष्ट थी। और प्रातःकाल 3:30 बजे उठ जाना, उसके बाद योगासन, ध्यान, प्राणायाम, 3 घंटे ध्यान। उसके बाद जाकर के आप रसोई क्या करेंगे? आप 3 घर जाके भिक्षा मांगेंगे, 3 बार कहेंगे श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अगर 3 घर में कुछ मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो प्रभु का प्रसाद है। अगर न मिले भिक्षा तो प्रभु यही चाहते हैं कि आज आप उपवास करें, लेकिन उसके बाद आप चौथे घर नहीं जाएंगे। इसको मधुकरी कहते हैं, जो भिक्षा का ये पद्धति है। ये सन्यासी का अधिकार है, 3 घर जाके मधुकरी करे, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो कभी आटा मिल गया, कभी बैगन मिल गया, कभी कुछ भी नहीं मिला तो वो भी है। और जब कभी कुछ भी नहीं मिलता था तो बाहर जो आजकल घास हो रही है, तो गुरु जी कहते जाके घास काट के ले आओ, इसकी चटनी बनाओ, उबाल लो थोड़ा सा, और थोड़ा सा कच्ची, इसको ऐसे ही पी लो, यही आज का प्रसाद है। मतलब जो विक्रम सिंह साहब एसटीएफ के पहले आईजी यूपी पुलिस के बने, जिन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला जैसे शख्सियत को खत्म किया धरती से, वो सन्यासी बने और हरी घास का पानी पिया। हाँ, वो भी मौका है कि प्रभु जब भिक्षा नहीं मिली, दरवाजे नहीं खुले, ये नहीं मिली, तो घर जाके गुरु जी ने यही कहा कि घास लिया थोड़ा सा, 4 मुट्ठी, उसको कूट लो, 2 मुट्ठी कच्ची छोड़ देना, और कुछ मसाला नमक नहीं मिलेगा, कच्ची वैसे ही खा लो, और थोड़ी उबाल लो, उसको दाल की तरह पी लेना, घास का पानी। घास का पानी। तो ठीक है, वो भी आनंद था। ये विक्रम सिंह का हाँ, बिना वर्दी के, बिना वर्दी, 12वीं पास करते ही साधु जीवन था। साधु जीवन था और कृष्ण जीवन था। साधु जब बनने को निकल गया लड़का, जिससे बड़ी उम्मीदें लगाई थी, माँ बाप की क्या प्रतिक्रिया थी? माँ बाप ने कहा ठीक है, तुम देख लो तुम्हें क्या चीज़ उचित लगती है, क्या चीज़ औचित्यपूर्ण, तुम्हारे सुख में हम व्यवधान नहीं डालेंगे। हम तो चाहेंगे तुम गृहस्थ रहो, आगे बढ़ो, जीवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम जैसा देख लो। और उसके बाद फिर वो कभी 2 महीने तक मुझसे मिलने भी नहीं आया कोई, माता पिता। हाँ, नहीं आया उसके बाद मिलने 2 महीने। उसके बाद क्योंकि मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो उनको मालूम था अमावा मंदिर जैसे आप एंटर होते हैं दाहिने हाथ, तो वहाँ पर थे। तो फिर उसके बाद आए बड़े भाई साहब आए, पिताजी आए, माता, हाँ, बड़े भाई साहब माता जी को लेकर के आते, पिताजी तो नहीं आए। तो उन्होंने कहा कैसा लग रहा, कुछ है तो कुछ मिठाई, कुछ नमकीन, कुछ जो होता है माँ लेके आती हैं। हमने कहा ये अनुमति नहीं है स्वीकार करने की, ये मैं प्रणाम करता हूँ। माँ का, हाँ, चाचा का लाया हुआ मना कर दिया, लेने सामान। हाँ, मना कर दिया कि आपको प्रणाम है। उनका कब आओगे वापस? उनका ये तो जैसी हरी इच्छा है, तो ठीक है। ये विक्रम सिंह बाबा जी कह रहे हैं, युवावस्था के। हाँ, युवावस्था के कह रहे हैं, ठीक है। उसका अपना आनंद था, उसकी अपनी शक्ति। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहनशाह। जमीन पे सोना, दरी भी नहीं और बिजली भी नहीं, गर्मी आप समझ सकते हैं, मई जून में पंखा भी नहीं, और बड़े आनंद में सोते थे। इंटर क्लास का पास करते ही एक लड़का जो बाद में डीजीपी यूपी पुलिस का बनता है, वो बाबाजी बन गया। क्या सर आपको आज अपने आप में चौंकते नहीं है देख के कि अरे यार कहाँ से कहाँ दुनिया हो गई, जिंदगी किधर पलट गई? जिंदगी पलट गई, लेकिन उसने जो वैराग्य का बीज बोया आज तक भी, कि जो भीड़ में अकेला और अकेला भीड़ में, दोनों आपने आनंद लिया। आप भीड़ में भी अकेले और अकेले में भी भीड़ है। आज भीड़ कितनी भी हो, मैं अकेला रहता हूँ। जो असंग वो अभंग। आपको कोई चीज़ सम्मोहित नहीं करती, आपको शराब सम्मोहित नहीं करेगी, आपको नाइट क्लब सम्मोहित नहीं करेगा, आपको 3 पत्ती सम्मोहित नहीं करेगी, आपको फ्लैशी लाइफस्टाइल मर्सिडीज सम्मोहित नहीं करेगी। और रामकृष्ण परमहंस जी ने जो कहा था कि सन्यासी वही है जो भीतर से मर चुका है। अगर वो गोश आ जाए, हर आदमी 100% तो नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आधा प्रतिशत भी बन जाए कि सबसे सुंदर स्त्री भी शमशान की राख से ज़्यादा नहीं है, तो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जब जिस दिन वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं, आप देखें कितना निर्भय, तो वो साधु हो जाता है। वो साधु हो जाता है। वापसी कैसे हुई सर सन्यास जीवन से? कैसे आईपीएस तक का फिर मुड़े कैसे इधर? गुरु जी का प्रश्न, सन्यासी कौन? जिसने त्याग दिया है। तुमने क्या त्यागा है? कि अपना घर, अपना परिवार, अपना घर, अपना परिवार, अपना वैभव, कि वो तुम्हारा था? कि बिल्कुल ना, वो तुम्हारे माता पिता का था। तुमने क्या कमाया है आज तक?
ये घर जिसमें तुम रहते हो, अमिताभ बच्चन से 5वां मकान तुम्हारा इलाहाबाद में है, 1 एकड़ में बना है, 18 बेडरूम का, वो तुमने बना कि नहीं? वो तो पापा का है, लेकिन है तो मेरे का। कि ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारे बैंक में जो पैसा है, जो तुम कपड़े पहन के आए हैं, वो तुमने कमाए हैं? उनका नहीं, पापा अम्मा ने दिए हैं। तुम्हारे तो हुए नहीं। तो सन्यास की वास्तविक दीक्षा तब होगी जब तुमने कुछ अपने हाथ से कमाओ और उसको दान करो, उसको त्यागो। असली सन्यास वो है। अभी तुम अधपके आम हो, कच्चे आम हो। जब पक जाना फिर दोबारा आना, तब वहां से फिर वापस। फिर वहां से वापस कर। पहले तो तुमने देख लिया है, तुमने रसास्वादन कर लिया है। अब तुम्हारे पीछे दुनिया तुमको पागल नहीं करेगी। ये बीज तुम्हारे अंदर है। अब तुम्हें कोई चीज सम्मोहित नहीं करेगी। अब आगे बढ़ो और तुम्हारे अंदर ये बीज जब प्रभु चाहेंगे वो अंकुरित होगा। फिर विक्रम सिंह आईपीएस कैसे बने, क्या कहानी है? कहानी यह है कि मन में तो वही था, सन्यास। हाँ, सन्यास मन में तो वही था। उनका तुम कुछ करके तो दिखाओ, तब तो त्याग होगा, तब तो सन्यास। गुरुजी ने जो कहा, हाँ, तब आईपीएस की तरफ मुड़े। हाँ, तब आए। तो जितने इम्तिहान होते हैं बैंक के, स्टेट बैंक के और अमेरिका में दाखिले के, सब में आ गया। उनका चूंकि मेरी कोई इच्छा नहीं है, आप ही बता दीजिए कौन सी सर्विस करनी है। ये आपने किससे कहा? माता पिता से। माता पिता ने क्या कहा? आईपीएस। उनका ठीक है। हालांकि मेरी लास्ट जो लिखा था मैंने, वो लास्ट प्रायोरिटी दिया था मैंने। फर्स्ट मैंने दिया था ऑडिट एंड अकाउंट्स, सेकंड दिया था रेलवे अकाउंट्स, थर्ड दिया था मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स, फोर्थ दिया था कस्टम्स। और क्यों, आप पूछेंगे क्यों? इसलिए जहां पे जनता से मुलाकात ना हो, उस पैमाने पे जिसमें अब ऑडिट एंड अकाउंट में वहां कोई मिलने आएगा नहीं। मतलब आप सोने महकमे चाह रहे थे जहां आम जनता से मिलन ना हो, जनता से मुलाकात। पुलिस, और मिली पुलिस जो लास्ट थी, जहां जनता के संग बदमाश भी मिला। जनता तो मिली जब आदमी ये देखता है, तब पहले तो उम्मीद थी नहीं कि आप आ जाएंगे। हाँ। तो प्रायोरिटी आपने लिख के भेज दी अपनी। और आखिरी आपने उसमें दिया था आईपीएस। उनका अब तुरंत अब चिट्ठी लिखो कि तुम अपनी प्रायोरिटी बदल, तब ये अधिकार होता था, तो आपकी प्रायोरिटी नंबर दो। तो पिताजी ने कहा चिट्ठी लिख करके तुम हमें दे दो, पोस्ट हम करवाएंगे। अच्छा, हाँ, आईपीएस। हाँ, विश्वास नहीं था कहीं आप लिखे फाड़ के गड़बड़ ना कर दो, गड़बड़ ना कर दे। आईपीएस ना मांगो। तो उन्होंने कहा कि चिट्ठी 2 कॉपी बनाओ। अंतर्देशी पत्र एक आता था, उनका 2 बना करके नीले रंग। हाँ, नीले रंग का। एक रजिस्टर्ड एडी, और तुम छोड़ दो, तुम्हारे पास काम बहुत ज्यादा है, हम इसको पोस्ट करा देंगे। तब पिताजी ने पुख्ता करने के लिए खुद पोस्ट किया कि ये जो आपका आईपीएस का है, ये प्रायोरिटी पहली हो जाए, यूपीएससी को भी हम भेजेंगे। और वही मिल गया। वही मिल गया और आईपीएस बन गए। जी। सर, 12-13 साल के विक्रम सिंह की कोई चीज याद है? आज तो विक्रम सिंह को नौकरी से डीजी बन के रिटायर हुए। मुझे सब कुछ याद है। उस जमाने की परवरिश मैं चाहता हूं आजकल के जो पेरेंट्स जरा समझ लें। हमारे यहां भगवान को मैंने नहीं देखा, मेरे माँ बाप मेरे भगवान है। त्याग की मूर्ति। घर के अंदर केवल हिंदी, घर के बाहर केवल अंग्रेजी। आपके पिताजी का कुछ अयोध्या से भी? हाँ, सिटी मजिस्ट्रेट थे फैजाबाद के। जब ये सब किस्सा हुआ था, तो हमारी पैदाइश के 1 साल पहले सिटी मजिस्ट्रेट थे वो वहाँ के। और उन्होंने ही ये, अगर आप देखें मार्कंडेय सिंह, तो उनका नाम आता है केस लॉ में। तो वो ठीक था, लेकिन घर के बाहर अंग्रेजी, घर के अंदर हिंदी। माताजी बड़ी विदुषी थी, रामायण भगवत गीता के बहुत। लेकिन हम जब 17 साल की हुई, जब यूनिवर्सिटी जाने हुआ, कि मैंने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं तो उस लाइन का था भी नहीं। लेकिन माताजी ने कहा फिर भी हमारा फर्ज है, तुम भले घर के लड़के हो, जिस दिन शराब पीना घर लौट के मत आना, हम समझेंगे एक लड़का नहीं हुआ। माँ ने कहा। पिताजी से बात बहुत कम, यूनिवर्सिटी जाने से पहले। दूसरा, उनका कोई प्रेम प्रसंग वगैरह अगर कभी करना, तो तुम्हारे पिताजी हड्डी जला के तुम्हारी फीस इसलिए नहीं भर रहे कि तुम जाकर के प्रेम के पेंगे बढ़ाओ। उस दिन से ये 3 लाइन का इश्तिहार उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था कि विक्रम सिंह पुत्र ठाकुर मार्कंडेय सिंह की सोहबत बिगड़ गई है, इसको हम अपनी विरासत से बेदखल करते हैं। ये किसने कब बनाया था? माताजी ने पहले ही बना के रखा था। इसको पढ़ लो एक बार कि अगर तुम शराबी हुए, अय्याशी में गए, तो तुम संपत्ति से और रिश्ते से बेदखल। तुम्हें जो कुछ चाहिए, कहीं जाना खाना, एलची को तो बड़ा रेस्टोरेंट तक क्वालिटी है, आप जाएं, अपने दोस्तों को ले जाएं, खाएं। लेकिन शरीफों के लड़के शाम के 6 बजे से पहले अपने घर आ जाते हैं। इससे ज़्यादा रहते हैं तो माँ बाप को हक है जानने का कि वो कहाँ है। ड्राइवर जाएगा आपके साथ, बिल का भुगतान जब होगा तो ड्राइवर को बुला लीजिएगा, ड्राइवर जाके बिल का भुगतान कर देगा, लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं रहेंगे। विक्रम सिंह की बहुत सारी खूबियां लोगों को पता, सब जानते हैं। विक्रम सिंह की कमजोरी क्या है जो उनको भी अखरती है कभी कभी? भावुक हो जाना, भावनात्मक बातों में बह जाना।
फिर ये भी ना देखना कि कोई उसको धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। विक्रम सिंह को कभी कुछ अपने किए पे अफसोस है सर जिंदगी में? इतनी उम्र में आज आप बैठे हैं, हम आपसे बहुत छोटे हैं, कि ये गलती हो गई है जिसका पश्चाताप भी नहीं है? अब छोड़ो एक इंसान होने के ना आप छोड़ो उस चीज को। वो फिर वो ऐसी अंधेरी कोठरी है, उसमें जाऊंगा तो फिर वो जाओ सर, आज जाओ। अब नहीं जा सकता, अब नहीं जा सकता। थोड़ा सा जाओ ना, अब नहीं जा सकता। थैंक यू बेटा। सर, थोड़ा सा जाओ ना, अब नहीं। तुम देख रहे हो मेरी मनोदशा, मैं नहीं जा पाऊंगा। विक्रम सिंह की अपनी जिंदगी ही सर अपने लिए कभी सीख बनी? मैं अपनी सीख कोशिश करता हूं। मेरा एक ही साहित्य है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राम तीर्थ। मेरा कोई गंतव्य नहीं है, परिवार के अलावा मेरा कोई ध्येय नहीं है। विक्रम सिंह का सर कोई ऐब है? कोई ऐब, जो कोई ऐसा ऐब? अच्छाइयां तो सब हैं, 99 हैं, लेकिन एक ऐब होता है क्योंकि हम इंसान हैं। सामान्य मुलाकात न करना, मिलना जुलने से परहेज करना, कहीं आने जाने से पूरा परहेज करना, जिसको यहां तक कहते हैं कि बिल्कुल आप अनसोशल हैं, एंटी सोशल हैं। और इसको कहते हैं तथाकथित सामाजिक जीवन हमारा पूरा श्रीमती जी ही संभालती है। मेरा कोई किसी से, अपने भाई बहनों से कोई संबंध, कोई बातचीत, कोई वार्ता नहीं होती है। शायद सन्यास के उस पीरियड ने मुझे बिल्कुल विरक्त कर दिया है। मैं इसको जरूरी नहीं समझता हूं कि मैं किसी से संबंध रखूं, संपर्क करूं या न। ऐसे में तो लोग आपको घमंडी भी कहते होंगे। हाँ, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, घमंडी है। लेकिन जब अवसर देखते हैं कि तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके जूता भी साफ कर सकता हूं, और किया भी है। जरूरत पड़े तो चौराहे पे खड़े होकर के पैर छू के माफी मांग सकता हूं। लेकिन ये अपनी व्यक्तिगत ये एक रुचि है कि जिनसे कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त न हो, मैं वहां जाता नहीं हूं। पुलिस के तो आपने बता दिए पसंदीदा लोग, क्यों, कैसे, क्या, लेकिन नॉन पुलिस, जो पुलिस से बाहर के लोग, कोई जिंदगी में एक आदमी गुरु जी को छोड़ के, साधु टाइम का छोड़ के? माता पिता हमारे, मेरे बड़े भाई जो पिता तुल्य हैं। क्या शुभ नाम है? राजकिशोर सिंह जी, उसके बाद डॉक्टर अशोक सिंह, दोनों दिवंगत हैं, लेकिन पिता तुल्य बड़े भाई, पिता तुल्य। वो बड़े भाई जो होली दिवाली पे अपने बच्चों के कपड़े, बाद में पहले मेरे कपड़े बनते थे, उस तरह के बड़े भाई। किसी भी लड़के की एक तमन्ना होती है, वो बड़े पद पे, बड़ी कुर्सी पे, बड़े महल में बैठे, सब मिल गया विक्रम सिंह को। कोई ऐसी है जो मन में अभी हसरत है, अधूरी है? कोई हसरत नहीं। इस गुनहगार को परमात्मा ने वक्त से पहले, उम्मीद से ज्यादा इतना नवाजा। पता नहीं किस जन्म का कौन सा काम परमात्मा को पसंद आ गया। मैं इसका भी हकदार नहीं था। मैं तो कांस्टेबल होने काबिल भी अपने को नहीं मानता हूं, परमात्मा ने डीजी बनाया। आज जहां बैठे हैं, शिक्षा जगत की सर्वोच्च स्थान चांसलर का दर्जा, भगवान ने कितना दिया है, कितना दिया है। मैं इसका हकदार नहीं हूं। भगवान ने मुझको मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा दिया है। एक बाबाजी लड़का जो बन गया इंटर में, उसके बाद डीजी बना जाके यूपी में, डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, ऐसे शख्स का घर में कैसे गुजारा है सर? आप तो बड़े मतलब टिपिकल माइंड हैं अगर कहा जाए, बहुत रूखे हैं देखने में। मैं चूंकि आपसे बहुत बार मिला हूं तो मैं समझता हूं कि आप क्या हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, आपकी कड़क आवाज सामने वाले को मतलब सदमे में ला देती है। तो घर में कैसे ऐसे विक्रम सिंह रह पाते हैं? कैसे चल रहा है परिवार? परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि परिवार ही मेरा जीवन है, और संसार से मेरा संपर्क मेरा परिवार ही है। इसके अलावा मेरा कोई संसार नहीं है। परिवार के अतिरिक्त मैं कुछ जानता भी नहीं, उनके अलावा मैं कहीं जाता आता भी नहीं हूं। शादी का कुछ किस्सा बता दीजिए बस। मैंने यही कहा था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, अविवाहित रहूंगा। उसके बाद भी शादी हुई? शादी हुई, परिवार बड़ा, बच्चे माता, हुए? हाँ बिल्कुल हुई। माता जी ने कहा तुम एक बार देख लो, ना कर दोगे तो हम नहीं कर देंगे। लेकिन जब मैंने श्रीमती जी को देखा तो अंदर से अंत प्रेरणा हुई कि हाँ कर दो। लेकिन जिसने जीवन पर्यंत ये कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, वो एकदम से कैसे कह सकता है कि हाँ मैं विवाह करूंगा? ये सवाल है। तो ये सवाल ये है कि अहंकार बीच में आ रहा था। लेकिन माँ तो अंतर्यामी होती है कि वो मैं समझ गई। और जिंदगी में पहली और आखिरी बार मेरी माँ ने मुझे पप्पी दी कि तुमने हाँ कर दी बहू के लिए? हाँ कर दी, जो उन्होंने लड़की पसंद, जो पसंद की थी। क्या नाम है उनका, और आपने क्या चीज देखा? आपका अहंकार क्या था? पद्मा देवी स्वरूपा। लोग सबकी फोटो रखते हैं, मैं अपनी पत्नी की फोटो रखता हूं। लगभग 49 साल में हमारे विवाह के हो रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि आप बचे कैसे, आप बच कैसे गए? इतने युद्ध में, इतनी गोलीबारी में, इतने खतरनाक लोगों के बीच में आप रहे।
तो मैं ही कहता हूँ कि मेरी पत्नी की प्रार्थना, मेरी माता पिता का आशीर्वाद, इसने मुझे बचाया। माता पिता तो बहुत पहले चले गए, तो उनकी उस लोग के आशीर्वाद, और श्रीमती जी जब कभी मैं मुठभेड़ में जाता था, बाहर जाता था, तो घंटों घंटों पूजा करती थी। आज तक उन्होंने बिना मेरे खाना नहीं, भले ही मैं रात के 1 बजे लौटा हूं, मेरी जो 2 रोटी हैं मेरी श्रीमती जी बनाती हैं, मेरे जूते मेरी श्रीमती जी साफ करती हैं। लाख मेरे मना करने के बावजूद कि तुम खाना खा लो, मेरा जूता तुम मत साफ करो। इतने अनुचर हैं तो गंदा अनुचर और सब कर लें, आपका जूता मैं साफ करूंगी। विक्रम सिंह की संतान में पिता के क्या गुण गए हैं, कुछ तसल्ली में हैं? हाँ हाँ, सब तसल्ली में है, सभी गुणों में गए हैं। मेरे बच्चे मुझसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं हर मामले में, फर्माबरदारी में, अनुशासन में, वित्तीय अनुशासन में, चारित्रिक अनुशासन में, और मैं उनसे बहुत अंतर्तृप्त और संतुष्ट हूँ। और मैं तो धन्य हूँ कि जहाँ मैंने विवाह किया, क्योंकि जब आप देखते किसी को, जब तो एक आपको लगता है कि एक व्यक्ति जो है उसमें प्रवृत्तियाँ क्या हैं, और एक व्यक्ति होता है जिसमें दैवी संपदा से विभूषित होता है। तो अगर आप देख लेते तो आपको मालूम पड़ जाता है कि आप धन्य हो जाएंगे अगर आपको इनका सहयोग, इनका साथ मिल जाए। विक्रम सिंह को जितना नवाजा है परमात्मा ने, उसमें आदमी कहते हैं सर बौरा जाता है पद और पैसा पाके, शोहरत हजम नहीं होती है। विक्रम सिंह के पास कौन सी गोली है जिसको खा के हजम किया ये सब? हजम नहीं, ये तो मैं जानता हूँ, सन्यासी रहने के बाद मैंने सब देखा, ये सब चीज़ें अनित्य हैं और इनका कोई महत्व नहीं है। ये परमात्मा प्रदत्त कुछ चीज़ें हैं, आज है कल नहीं रहेंगी। बरसात की ओस की तरह ये अभी है और आँख के सामने ओझल हो जाएंगी। ये अलंकरण, ये इज्जत, शोहरत, और वो आप देखते हैं चरय वेति, और हे मूढ़ सदा गोविंद को भजो, वही चीज़ एक शाश्वत है। ये तो तभी जब सन्यासी जीवन में ही मैंने सीख लिया था। कुल जमा डॉक्टर विक्रम सिंह पूर्व आईपीएस, पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, कई रूप हैं एक इंसान के भीतर। लोग सोचते हैं बहुत कड़क हैं, लोग सोचते हैं बहुत मिलनसार हैं, लेकिन सच पूछिए, एक विक्रम सिंह को समझने के लिए कई जन्म छोटे पड़ सकते हैं इंसान के। सिर्फ आप कितने कद्दावर हैं, कितने पेशेंसफुल हैं, संयमशील हैं। विक्रम सिंह को जानने के लिए एक इंसान का जन्म कम है। विक्रम सिंह है, भीड़ का हिस्सा नहीं है, भीड़ में रहते हुए। कुल जमा जो लोग नहीं जानते थे डॉक्टर विक्रम सिंह को, या सिर्फ टीवी पे ही देखते थे कि विक्रम सिंह बहुत दबंगई से बोलते हैं, उन विक्रम सिंह के बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि विक्रम सिंह एक इंसान और इंसानी दुनिया में किताब नहीं, ग्रंथ हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आप भी विक्रम सिंह से मिलिए कभी तो आप खुद महसूस करेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार।